हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस, यूजेस या इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। देख लेते हैं जी। अगर तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया कि राइट द नेम ऑफ यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, तो आप लिख दें एज सच कि रेडियोथेरेपी में एज अ ट्रेसर, फिर आर्कियोलॉजिकल, केमिकल रिएक्शन या पावर जनरेशन में। अगर आपसे तफसील में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन बाज़-औक़ात आ जाता है, तो फिर हमने इसको किस तरह लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है, पहला इम्पोर्टेंस है, पहला यूज़ है इसका इसमें रेडियोथेरेपी में। तो रेडियोथेरेपी व्हाट? रेडियोथेरेपी मीन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट इसके लिए दो तीन आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला कैंसर ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी में। फर्स्ट है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के लिए दो आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं जी। एक है स्ट्रोंशियम 90 और दूसरा है फास्फोरस 32। ये दोनों जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं स्ट्रोंशियम के और फास्फोरस के, ये क्या करते हैं? बोथ ऑफ दीज इमिट लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। तो ये दोनों किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? पेनिट्रेटिंग को लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। तो ये दोनों आइसोटोप स्किन कैंसर के लिए बीटा रेडिएशन इमिट करते हैं, जो कि लेस पेनिट्रेटिंग है और स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो दूसरी टाइप है कैंसर की, सिंपली ये जो जनरल टाइप है, ये कैंसर है विद इन बॉडी। कौन सा कैंसर है ये? विद इन बॉडी। इसके लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल किया जाएगा? इसके लिए दो नहीं, इसके लिए सिर्फ एक आइसोटोप कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो आइसोटोप है, इट विल इमिट highly penetrating radiations highly penetrating radiations हाईली पेनिट्रेटिंग कौन सी रेडिएशंस? गैमा रेडिएशन। कौन सा? कोबाल्ट 60। तो ये रेडियोथेरेपी में आइसोटोप का इस्तेमाल होगा। तीन आइसोटोप देखें, दो स्किन कैंसर के लिए, एक हमने जनरल कैंसर के लिए विद इन बॉडी। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास इस्तेमाल है वो ट्रेसर फॉर डायग्नोजिंग है, कि बीमारियों के डायग्नोज करने के लिए। सेकंड इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? एज अ ट्रेसर या ट्रेसिंग इन डिजीज डायग्नोसिस। इन डिजीज डायग्नोस, बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए इसमें आइसोटोप्स यूज्ड एज ट्रेसिंग फॉर डायग्नोजिंग डिजीज़ के ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रेस करने के लिए कौन सी बीमारी हो गई है, कहाँ पर है। तो इसके लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है टू डायग्नोज गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। इन थायराइड ग्लैंड। तो इसी तरह एक है इसमें टेक्नीटियम, टीसी कहेंगे इसे। टेक्नीटियम जो है, ये इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रेस बोन ग्रोथ, कि हड्डियों की बढ़ोतरी चेक करने के लिए टेक्नीटियम इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेस करने के लिए एज अ ट्रेसिंग एजेंट दोनों आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? आयोडीन 131 और एक टेक्नीटियम। तो ये दो आइसोटोप इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ ट्रेसर इन अ मेडिकल फील्ड। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल।
क्या मतलब इस बात का? ये जो आर्कियोलॉजी है, ये साइंस की वो शाख है जिसमें फॉसिल फ्यूल की स्टडी की जाती है। जियोलॉजी ये भी उसके साथ ही रिलेट करती है, ये ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर रही है, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट जो के फोरेंसिक के हवाले से होते हैं। इसको देख लेते हैं। इसमें वो आपको बताएगा कि क्या किया जाता है। फॉसिल स्टडी की जाती है, फॉसिल स्टडी या उनकी हाफ लाइफ। इसको देख लें। इसमें दो पॉइंट है आपके पास मेन। नंबर वन अगर बात करें तो इसमें आपके पास रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप या आइसोटोपिक डेटिंग कहते हैं इसे, रेडियो आइसोटोपिक डेटिंग लिख लेता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पास पेपर्स में आया हुआ है, पास बोर्ड में, कि इन दिस मेथड द डिटर्मिनेशन ऑफ old objects life is done by their half lives using radioactive isotopes, radioactive isotopes। क्या कह रहा है कि आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करना है और फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन में बाकियात हैं कुछ अज्जाम के, उनकी लाइफ आपने फाइंड करनी है। तो ये इसमें पहला पॉइंट है आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में। दूसरे नंबर पर वो आपको कहता है कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन डेटिंग। फिलवक्त मैं इसे कार्बन डेटिंग लिख लेता हूँ या सी डेटिंग लिख लेता हूँ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग वाला। इसमें क्या कहता है, डिटर्मिनेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, एक अहम तरीका है, इम्पोर्टेंट मेथड टू डिटरमाइन द ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स मीन टू से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर फॉसिल है, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आइसोटोप इन देम इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह आ जाता है। कार्बन जो है, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसकी हाफ लाइफ को मेजर करते हुए आपने जो भी एग्जाम की लाइफ फाइंड आउट करनी है कि कार्बन 14 उसमें कितना बाकी है या कितना अभी जो है यूटिलाइज हो चुका है, उस हवाले से फिर ये जो प्रोसेस है ओवरऑल क्या कहलाएगा, ये कार्बन डेटिंग कहलाएगा। इसका एक और भी नाम है रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन डेटिंग कह देते हैं इसको। ये एक प्रोसेस है, ये आर्कियोलॉजी में और जियोलॉजी में आप लिखते हैं। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें हम, ये हमारे पास कौन सा है, नंबर वन केमिकल रिएक्शन। इसको नंबरिंग में क्या देंगे, थर्ड, और ये फोर्थ है हमारे पास केमिकल रिएक्शन वाला पॉइंट। केमिकल रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि टू चेक प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हुआ है, रिएक्शन की प्रोग्रेस चेक करने के लिए, या दूसरे नंबर पर टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बाय लेबलिंग कार्बन 14 लाइक इन फोटोसिंथेसिस। क्या कहता है यहाँ पर
पहले नंबर पर तो आपने कैसे देखना है कि रिएक्शन कितना मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। ये स्पेसिफाई भी कर रहा है बुक में। ये चीज़ हम पौधों में चेक करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हुआ, किसकी प्रेजेंस की मौजूदगी में। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो CO2 इसमें बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। एक बाई प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आती है CO2। तो हम कार्बन 14 की लेबलिंग करके वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कार्बन कितना यूटिलाइज हो चुका, कितना बाकी है, तो रिएक्शन की प्रोग्रेस का पता चलता है। फिर क्या था जी, इनमें हम स्ट्रक्चर भी मालूम कर लेते हैं बाज़-औक़ात कंपाउंड्स के। इसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है एक पावर जनरेशन का पॉइंट। फिफ्थ यूज़ है इसका, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन आपको नाम से थोड़ा सा ज़ाहिर हो गया होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है। एनर्जी प्रोडक्शन पॉइंट है हमारे पास। एनर्जी प्रोडक्शन करवाई जाती है बाय यूजिंग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बाय यूजिंग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाता है, एनर्जी जनरेट करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इस पर बम्बार्डमेंट करवाई जाती है किसकी? न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन जब बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी तो बेरियम और क्रिप्टॉन प्लस न्यूट्रॉन सम प्लस एनर्जी यहाँ से निकलेगी। तो ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन है, इनकी जो एनर्जी, ये तो चलें अलहदा बन गए, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी निकल रहे हैं और एनर्जी भी निकल रही है। ये जो एनर्जी है ये स्टीम इंजन रन करवाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि पानी पर छोड़ी जाएगी और पानी जो है इसको स्टीम में बदला जाएगा। और ये जो स्टीम है ये यूटिलाइज की जाएगी किस लिए? टू रन स्टीम इंजन के लिए, स्टीम इंजन रन करने के लिए। इस तरह पावर जनरेशन यानी एनर्जी प्रोडक्शन कह लें या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कह लें, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का पावर जनरेशन में। तो इस तरह ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें, वो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टीम इंजन रन करवाने के लिए। वहाँ से फिर स्टीम इंजन जब रन करता है तो इससे फिर आगे क्या होता है? टरबाइंस चलती हैं। जब टरबाइंस चलती हैं तो फिर आगे क्या जाके होता है आपके पास? बिजली प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। ये थे आइसोटोप के इस्तेमाल। तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अच्छा, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली MCQs आ जाते हैं कि गोइटर की तशखीस के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है, हड्डियों की ग्रोथ के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल हो रहा है। कार्बन डेटिंग का शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ये बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इसमें रिएक्शन की प्रोग्रेस कैसे चेक की जाती है? कार्बन 14 की लेबलिंग करके। फिर पावर जनरेशन वाला थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है, इस पर रोशनी, इसके बारे में 2 नंबर का अलग से पूछ लिया जाता है। तो बाज़ औक़ात ये पूरे का पूरा उठा के इसकी इंपॉर्टेंस जो है आइसोटोप्स की दे दी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में। इस हवाले से आप इनको तैयार कर लेंगे। ये था आपका टॉपिक और मेन मेन चीज़ें तो मैंने वैसे ही हाईलाइट कर दी हैं। तो उम्मीद है आपको समझने में आसानी रही होगी। ओके।